हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के आंतरिक जलमार्ग जो कि आपके सिलेबस में है। जल परिवहन। परिवहन के साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, जिसके कारण जो व्यापारिक माल है उसका वहन या वाहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल परिवहन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यानी कि व्यापारिक माल का जो वाहन होता है वो जल मार्गों के द्वारा ही होता है। जल मार्गों में महासागरीय जल मार्गों के अतिरिक्त नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं आदि आंतरिक जल मार्ग भी प्रमुख है। जल मार्गों का निर्माण अत्यधिक खर्चीला नहीं है, क्योंकि उनको बनाने में कोई खर्चा नहीं होता है। इनमें केवल टर्मिनल्स बनाने का खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि पोताश्रय जल परिवहन के साधनों में जलपोत, स्टीमर, नौकाएं प्रमुख हैं। तो जल परिवहन दो भागों में हम बांटते हैं जल परिवहन को। एक तो होता है आंतरिक जलमार्ग और एक होता है समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जो जलमार्ग है उसको फिर से तीन भागों में बांटते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, जैसे नदियां हैं, नहरीकृत नदियां हैं और नहरें हैं। नदियां तो जैसे हमें पता ही है कि जो विश्व में विभिन्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जिसमें अमेजन है, कांगो नदी है, या एशिया की और प्रमुख नदियां जिसमें यांगसी कियांग है। ये सभी स्थानीय उत्पादों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जो भारत, चीन, मिस्र जैसे देशों में नदी घाटी सभ्यताओं के केंद्र रही है। इसके अतिरिक्त बीएनसी, लीना, मैकेंजी आदि आर्कटिक महासागर में गिरने के कारण विशाल होते हुए भी आर्थिक महत्व कम रखती है, क्योंकि वो जैसे लीना है, ओब है, येंसी नदियां हैं, ये आर्कटिक सागर में गिरती है। और जब ये आर्कटिक सागर में गिरती है और ये साल के लगभग 6 या 7-8 महीने ये पूरी तरह जम जाती हैं गिरने से पहले, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। तो इस वजह से इन नदियों का आर्थिक महत्व कम है। वोल्गा, यूराल नदियों का जल वर्ष के अधिकांश समय क्या होता है, जम जाता है, तो ये भी कम है। नहरीकृत नदियाँ, तो नहरीकृत नदियों में जो है वो उच्च विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाहित नदियों को बांध या जलाशय बनाकर नहरों से जोड़ा गया है। नदियों पर जल स्तर बनाए रखने के लिए चौड़े नौगम्य मार्गों का विकास किया गया है तथा इन्हें नहरों से जोड़ा गया है। जैसे महान झीलों पर वेलेंट एवं सू नहरें बनाई गई हैं, और सेंट लॉरेंस, राइन, एल्ब, रोन जो कि प्रमुख व्यस्तम नदियां हैं और इन्हें व्यापारिक उद्देश्य से परिवर्तित किया गया है। नहरों का तो देखो प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। चीन एवं रोमन साम्राज्य इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। नहरों का निर्माण कर प्राकृतिक रूप से जल की अनुपलब्धता वाले स्थानों पर जल मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। जैसे भारत में भी नदियों को जोड़ने वाली अमृत क्रांति योजना के अंतर्गत नहरों का बड़ा जाल विकसित किया गया है। तो आपके जो सिलेबस में है वो यूरोप के आंतरिक जल मार्ग है। ये तो मैंने थोड़ा आपको बताया कि जल परिवहन फिर दो तरह के होते हैं, आंतरिक और समुद्री जल मार्ग। देखो, यूरोप जो महाद्वीप है वो आंतरिक जल मार्गों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो यहाँ उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रदान करती हैं। और यहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में राइन, सीन, और दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली जो है वो डैन्यूब, डॉन, निपर, निस्टर, साथ ही यहाँ कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा, यूराल नदियों के निचले भाग जल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूरोप के कुछ देश हैं, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस में जल परिवहन के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक जो विकास है वो फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम तथा नीदरलैंड आदि देशों में हुआ है।
फ्रांस में 5600 किलोमीटर लंबाई में 9 गम्य नदियाँ हैं और 4800 किलोमीटर नहरी तंत्र विकसित है। फ्रांस की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो लॉयर है, गैरोन, सीन, रॉन, म्यूज तथा मोसली है। और देखो इन नदियों को, जो ये नदियाँ हैं, इनको मीडी नहर, कैनाल डी सेंटर, बगुडे नहर मार्ग तथा राइन नहर, रोन लाइन नहर आदि नहरों से भी जोड़ा गया है। तो ये नदियाँ नहरीकृत नदियाँ हैं जिनको नहरों के द्वारा जोड़ा गया है। और कौन कौन सी? मीडी नहर है, कैनाल डी सेंटर है, बगुड़े नहर है। राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है। और ये नदी है वो राइन नदी स्विट्ज़रलैंड से जो है जुड़ा पर्वतों से निकल के जर्मनी, नीदरलैंड में प्रवाहित होती है। और जर्मनी में लगभग 700 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग क्या है? विकसित है। और जो राइन नदी है इसको रोन राइन नहर द्वारा भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोन राइन नहर द्वारा राइन नदी को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। और इसकी जो है मेन तथा मोसले इसकी नहरी प्रसायिक नदियाँ हैं। जर्मनी के औद्योगिक विकास में इस मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि जर्मनी इस मार्ग द्वारा अनाज, खनिज और निर्मित माल भेजा जाता है यहाँ से। और राइन और रोन को प्रमुख जो व्यापारिक धुरी पर जोड़ा गया है, जहाँ बहुत बड़े बाजार हैं। तो इस तरह से ये जर्मनी के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक है मिटलैंड नहर का निर्माण है 1938 में पूर्ण हुआ। और इसके द्वारा एसम, वेबर तथा एल्ब नदियों को जोड़ा गया है। अगली है कील नहर। कील नहर हैम्बर्ग के पास 96 यानी 96 किलोमीटर लंबी है। और ये नदी एल्ब नदी के ये नहर एल्ब नदी के ज्वार नदी, जिसको एस्चुरी भी कहते हैं, को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो इसका मतलब ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच बनाई हुई है। और कील नहर जब बाल्टिक सागर से जोड़ दिया गया है, तो जो स्कैंडिनेविया देश हैं, जिसमें स्वीडन है और स्कैंडिनेविया देश हैं, जो लिथुआनिया, लाटविया, और तो इन देशों से संपर्क या गम्यता बढ़ती है। एल्ब है वो यूरोप की दूसरी प्रमुख नदी है, जिस पर हैम्बर्ग, ब्रंसविक और ड्रेसडन जो पतन है। ओडर नदी है वो ऊपरी साइलेशिया को उत्तरी सागर के स्टेटिन, फ्रैंकफर्ट तथा ब्रोमेन पत्तनों से जोड़ती है। सीन नदी पर जो है वो मार्सेलिज, ब्रीमेन, सेंटेरिन, पेरिस, रुपे तथा ली हार्वे जो कि फ्रांस में है, ये सारे इसके प्रमुख पतन है सीन नदी पर। मिडलैंड नहर है वो राइन और ओडर नदी को जोड़ती है। मिडलैंड, वो मिडलैंड थी और ये मिडलैंड है। डाल्टनलुंड एक्स जो नहर है वो रुह्र क्षेत्र को उत्तरी सागर से जोड़ती है। देखो अब जो रुह्र क्षेत्र है वहाँ कोयला काफ़ी होता है, तो इस तरह से ये उत्तरी सागर से जोड़ती है। दिवना, वोल्गा, निपर, निस्टर, डोन ये सभी रूस की प्रमुख नौगम्य नदियाँ हैं। वोल्गा नदी पर स्टालिनगार्ड, साराटोव, कजानपुर की पतन है। और इस जल मार्ग से क्या होता है कि अनाज, पेट्रोलियम, मछली, लकड़ी के लट्ठे आदि ढोए जाते हैं। अगला आता है कि जो लुडविग नहर से डैन्यूब नदी को राइन नदी से जोड़ा गया है। यानी लुडविग नहर है वो डैन्यूब नदी को राइन नदी से जोड़ती है। और साथ ही दीवना नदी मार्ग से लकड़ी ढोई जाती है। और काला सागर में गिरने वाली जो डैन्यूब नदी है उसको भी रोन राइन नदी द्वारा भूमध्य सागर तक पहुँचती है। यानी कि काला सागर को भी भूमध्य सागर से जोड़ती है रोन राइन नदी। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि यूरोप में अब ये मैप है जिसके द्वारा आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये राइन नदी है जो जर्मनी, नीदरलैंड से होते हुए, स्विट्ज़रलैंड से होते हुए यहाँ तक जाती है। और उसके बाद जैसे कि ये कील नहर है
जोहान्सबर्ग के पास 96 किलोमीटर लंबी है और ये इस तरह बाल्टिक उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाती है। ये जो हमने पढ़ी थी मिटलैंड नहर है इधर, ये डॉर्टमुंड और एक्स नहर है, और ये सीन नदी है इसमें हमने पतन पढ़े थे। सीन नदी पे जो है देखो पेरिस है और लाहौर भी है जो इंग्लिश चैनल पर स्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये रोम राइन नहर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में जो आंतरिक जल मार्ग है वो काफ़ी विकसित अवस्था में है। यहाँ नदियों नहरीकृत नदियाँ और ये विकसित करके यहाँ का जो आंतरिक जल मार्ग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है।